जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट के पार्ट 1 के आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वलिटी का थर्ड पॉइंट। इसके पहले जो 2 पॉइंट थे उसको हमने इसके पहले वाली फंडामेंटल राइट के वीडियो में कवर किया हुआ है। आज हम आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड 18 को कवर करेंगे तो हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वालिटी होती है अपॉर्चुनिटी की, उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल क्या कहता है उसको हम डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ओके, तो आर्टिकल 16 क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, है ना। सभी सिटीजन के लिए ये अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी को आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है। कौन से मैटर में? इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ओके, तो राज्य के अंडर में जितने भी ऑफिस होते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए भारत के सभी सिटीजन को जो इक्वालिटी मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलती है, वो कौन सा आर्टिकल देता है हमें? आर्टिकल 16 देता है। आगे देखते हैं। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी ineligible for any employment or office under the state on ground of any religion, race, caste, sex, descent and place of birth or residence. Okay, तो क्या बताया गया है कि no citizen can be discriminated, no citizen can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state. Okay, तो कोई भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है और उनको इनएलिजिबल नहीं बताया जा सकता है स्टेट के एम्प्लॉयमेंट के अंडर। किस ग्राउंड पे? कि ग्राउंड ऑफ ओनली, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली लिखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये ओनली के बेसिस पे ही आगे जो एक्सेप्शन दिया जाएगा वो यहीं पे इसी बेस पे बताया जाएगा। ओके, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ओके, कि स्टेट की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट का ऑफर है उसमें किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि वो किस रिलीजन का है, किस रेस का है, किस कास्ट का है, कौन सा उसका जेंडर है, क्या उसका डिसेंट, क्या कहाँ से वो प्लेस ऑफ बर्थ उसका क्या है और वह उसका रेजिडेंस कहाँ है। ओके, बट यहाँ पे क्या बताया गया है? देयर आर 4 एक्सेप्शन। यहाँ पे तो बता दिया गया कि भाई आर्टिकल 16 हमें प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या कोई भी सरकार, किसी भी सरकार के अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो या अपॉइंटमेंट हो तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस के ग्राउंड पे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन 4 बताए गए हैं। तो देखिए हम चलिए हम एक्सेप्शन को देखते हैं। Parliament can prescribe residence as the condition for certain employment or appointment in a state or union territory or local authority or other authority. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब, है ना, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेजिडेंस एज द कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यहाँ पे ये बताया गया है कि पार्लियामेंट ये प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कोई भी रेजिडेंस जरूरी है, कोई भी रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है कि कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ सर्टेन अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रह रहे लोग, वहाँ के जो रेजिडेंस है उनका मतलब उनको वरीयता दी जाएगी या वहाँ का रेजिडेंस होना जरूरी है। जैसे कभी कभी हम ये नॉर्थ ईस्ट के मैटर में देखते हैं, कभी कभी हम ये जम्मू कश्मीर के मैटर में देखते हैं, है ना, कि वहां पे क्या ये बता दिया जाता है कि पार्लियामेंट ये बोल देती है कि नहीं, अगर आप ये करते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात ले लीजिए कि अगर आप तमिलनाडु में हैं, एक तो यूपीएससी है तो यूपीएससी का अलग लेवल है ना,
बट अगर स्टेट पीसीएस है तो उसमें क्या बोल दिया जाता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, उसमें क्या बोल दिया जाता है कि आप तमिलनाडु पीसीएस का अगर एग्जाम देंगे तो आपको मतलब तमिल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आपको आनी चाहिए, है ना, कुछ मैंडेटरी लैंग्वेज कर दी जाती है और आप वहाँ के रेजिडेंस होने चाहिए। ये खैर यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, बट रेजिडेंस की मतलब कुछ तो ऐसा सर्टेन कंडीशन पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए। आगे देखते हैं, एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट as to Residence Act 1957 expired in 1975। ओके, ये तो एक्सपायर हो गया था कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट एंड एज टू रेजिडेंस एक्ट था 1957 का, वो एक्सपायर कब हो गया, 1974 में। ओके, there is no such provision for any state except Andhra Pradesh and Telangana। okay, there are no such provision in any state except Andhra Pradesh and तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा और किसी स्टेट में ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि रेजिडेंस के लिए एक कौन से स्टेट को बोला गया है कि नहीं यहाँ का रेजिडेंस होना जरूरी है, तो वो हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आप लोगों को जो पॉइंट याद रखना है, जो पॉइंट आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है, वो सिर्फ इतना ही है कि इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जहां तक मैंने ये बनाया हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, ब्रैकेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। पहला तो प्रोविजन ये हो गया कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी भी रेजिडेंस को एज अ कंडीशन, कि एक कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई आप उस जगह के रेजिडेंस होने चाहिए। नेक्स्ट क्या आते हैं, स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन of appointment or post in favor of any backward class that is not adequate represented in the state services। okay, तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है कुछ अपॉइंटमेंट्स के लिए और कुछ पोस्ट के लिए इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, कि किसी भी बैकवर्ड क्लास के फेवर में वो रिजर्वेशन को प्रोवाइड कर सकती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है अगर कि बैकवर्ड क्लास का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो उस स्टेट सर्विस में। अभी जैसे करंट टॉपिक मराठा के लिए चल रहा है ना महाराष्ट्र में, कि जो मराठा कम्युनिटी है पहले तो कितने पावरफुल थे वो लोग, बट अभी क्या उन लोगों का एडिक्वेट अपना रिप्रेजेंटेशन है नहीं, ना सर्विसेज में है, ना वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी देखी गई है इस कम्युनिटी के अंदर। तो ऐसे ऐसे जैसे ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, बैकवर्ड किसी भी क्लास के लिए अगर जो भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का। बेसिक पॉइंट ये है कि वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का। तो आप को एक बार ये दिमाग में रखना चाहिए कि पहले तो बात हो गई कि भाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, है ना, कि अपॉर्चुनिटी के मौकों में क्या होना चाहिए, हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। बट वहां पे एक्सेप्शन भी हो गया कि हम इक्वालिटी मिलनी चाहिए तो रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिजर्वेशन दे सकता है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट द incumbent of the office related to religious and denominational institute or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination। okay, the law can provide that incumbent of office related to religious and denomination institution और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू। ओके, तो बेसिकली ये बताया गया है कि लॉ बना के एक ऐसा प्रोविजन लाया जा सकता है कि कोई भी अगर रिलीजियस अथॉरिटी है या कोई भी रिलीजियस बॉडी है तो उसमें जो पर्सन अपॉइंट होगा उस इंस्टीट्यूशन में, जो डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें उसके मेंबर या उसके किसी अथॉरिटी का जो सिलेक्शन किया जाएगा, जो अपॉइंटमेंट उसका किया जाएगा, वो कुछ पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हो या पर्टिकुलर उसका डिनोमिनेशन कुछ ऐसा पर्टिकुलर हो, ये लॉ बना के इस पावर को ऑथराइज किया जा सकता है। ये भी एक्सेप्शन है। अब जैसे होता है ना कि किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण्स को बोला जाता है कि भाई आप इस मंदिर के हेड होंगे, ये पुरोहित हेड होंगे, वो पुरोहित हेड होंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी तो राइट ऑफ इक्वलिटी का डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि भाई अदर क्यों नहीं हो सकता है,
अदर किसी कम्युनिटी के या अदर कोई ऐसा मेंबर क्यों नहीं हो सकता है? एक तो हो गया कि आप एजुकेशन के लेवल पे देख रहे हैं, तो एजुकेशन तो सबको मिल रही है ना, बट कुछ ऐसे रिलीजियस फैक्टर को लाके लॉ बनाया जा सकता है. दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज state is permitted to make a provision for the reservation of up to 10% of appointment or post in favor of any economically weaker section of the सिटीजन. ये बेसिकली वही है कि ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो परमिट कर सकता है ऐसा कोई प्रोविजन जो कि रिजर्वेशन देता हो 10% का अपॉइंटमेंट और पोस्ट में, किसके फेवर में? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में. एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फेवर में 10% का आरक्षण लाया जा सकता है स्टेट के द्वारा. ये भी एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का. देन देखते हैं हम, दिस रिजर्वेशन इज अप टू 10% वुड बी in addition to the existing reservation. For this purpose, the economically weaker section would be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicator of the economic disadvantage. ओके, तो बेसिकली ईडब्ल्यूएस का पॉइंट को हमने ऊपर देखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से. यहाँ पे जो पॉइंट है वो उसको समझने वाली बात यही है कि पहला तो देखिए, पहले तो हो गया आर्टिकल 16 की भाई हमें चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, पहले तो ये हो गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. तो इक्वालिटी की जहां बात होगी वहां डिस्क्रिमिनेशन अपने आप हट जाएगा. वहां डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा? अपने आप हट जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ग्राउंड कौन कौन सा बता दिया गया है? ग्राउंड में देखिए बताया गया है ओनली लिखा गया है. ये वर्ड को ना थोड़ा सा याद रखिएगा. ओनली, ओनली की रिलीजन पे नहीं हो सकता है, रेस पे नहीं हो सकता है, कास्ट पे, सेक्स पे, डिसेंट पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे एंड रेजिडेंस पे नहीं हो सकता है ओनली. बट पहला एक्सेप्शन ही क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि रेजिडेंस एक कंडीशन हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन के लिए. अगला पॉइंट क्या है कि रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जा सकता है बैकवर्ड क्लास के लिए. बैकवर्ड क्लास के लिए तो बैकवर्ड क्लास बेसिकली क्या हो गया? बैकवर्ड क्लास क्या हो गया? ये कास्ट के आधार पे ही तो हो. बैकवर्ड क्लास को तो कास्ट और इकोनॉमी के आधार पे ही बोला जाता है. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. बट यहाँ पे क्या है? a law can provided that the incumbent, मतलब यही है कि ऑफिस जो रिलेटेड है किसी भी रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट, उसके मेंबर को अपॉइंट करने के लिए गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन एंड डेनोमिनेशन, है ना. तो बेसिकली यही बात बताई गई है कि फिर रिलीजन के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, इसीलिए इन सबको एक्सेप्शन माना गया है. क्या माना गया है? एक्सेप्शन. हम आगे देखते आ रहे हैं. आर्टिकल 14 हमें बताता है कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा, हमें मिलना चाहिए. इंडियन जो पब्लिक है, जो इंडियन क्या एलियन भी जो है, उन सबको इक्वालिटी ऑफ लॉ मिलना चाहिए. बट वहां भी अपना एक्सेप्शन आता है कि नहीं नहीं, कुछ कुछ जो गवर्नर है, जो राष्ट्रपति है, जो कुछ दूसरे देश के आए हुए लोग हैं जो कि हायर पोस्ट पे हैं, जैसे कि किसी यूएनओ का कोई आ गया मेंबर, या कोई भी ऐसा ब्यूरोक्रेसी आ गई, या कोई भी ऐसा आ गया कि क्या उसको बोलते हैं, जो अपने एम्बेसीज के लोग आ गए, है ना. तो वो फिर क्या, वो एंजॉय करते हैं फुल लिबर्टी की. उनको तो ये रहता है कि इक्वालिटी के, फिर इक्वल लॉ ऑफ इक्वालिटी के वो ऊपर चले जाते हैं. एंड देन द नेक्स्ट प्रोविजन इज आर्टिकल 15 के डिस्क्रिमिनेशन को वो करता है, अवॉइड करता है, लेकिन फिर वहां पे रिजर्वेशन का प्रोविजन है. देन आता है अपना आर्टिकल 16, फिर इसमें भी 4 एक्सेप्शन दिए गए हैं, है ना. फिर इसमें भी 4 एक्सेप्शन दिए गए हैं. तो वही बात है कि चीजें तो बताई गई हैं, बट एक्सेप्शन हर मतलब स्टेट के पास ये अथॉरिटी है. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक फंडामेंटल राइट देता है, बट स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसमें कुछ भी फेरबदल कर सकता है, बशर्ते कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर को हानि न पहुंचाई जा सके. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मंडल कमीशन एंड आफ्टरमाथ, कि मंडल कमीशन का क्या कहानी था और क्यों मंडल कमीशन को लाया गया था. In 1979, Morarji Desai government appointed a second backward class commission under the chairmanship of BP Mandal. Okay, तो 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी जिन्होंने अपॉइंट किया था क्या? सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसके चेयरमैन कौन थे? बीपी मंडल थे. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन टर्म ऑफ आर्टिकल 340 ऑफ द Constitution to investigate the condition of socially and educationally backward classes and suggest measure for their advancement, है ना.
बेसिकली यही बात बताई गई है कि बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन बनाया गया था, तो उनको बोला गया था कि भाई आप बैकवर्ड क्लास के कंडीशन को और उसका सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास का जो स्टेटस है उसको आप मेजर करिए और कुछ सजेशन दीजिए कि कैसे इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है अपनी सोसाइटी में। देन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये बीपी मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? बीपी मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? बैकवर्ड क्लास कमीशन बैकवर्ड क्लास से। एंड कब फॉर्म हुआ था? 1979 में। कौन सी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। 4 पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे देखते हैं। कमीशन सबमिट कर देता है अपना रिपोर्ट 1980 में, 1979 में बना था। एंड identify as many as 3743 caste as the socially and educationally backward classes। ओके, तो जो अपना मंडल कमीशन है इसने क्या किया कि 3743 कास्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए जिसको कि उसने माना कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। दे कॉन्स्टिट्यूटेड नियरली 52 कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, है ना। कि इसमें क्या किया था कि इसने 52 कंपोनेंट लिया था अपने पॉपुलेशन का, जिसमें कि एक्सक्लूड किया था एसटी और एससी को। आगे देखते हैं। ये सब देखिए, ये सब पॉइंट पढ़ने के लिए अच्छा है, आप एक रीडिंग लगा सकते हैं। और चूंकि मैं लक्ष्मीकांत को कवर करवा रही हूँ तो मैं ये एक एक लाइन को कवर कर रही हूँ, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डबल हाईलाइटर करूंगी और उसको आपको जरूर बताऊंगी। आगे देखते हैं। कमीशन रिकमेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर द other backward classes so that the total reservation for all ST, SC and OBC around to 50%। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये कि जो अपना कमीशन था, पहले तो कमीशन बन गया कौन सा? बीपी मंडल कमीशन। कौन सा कमीशन? मंडल कमीशन बना। कब बना था? 1979 में। कब बना था? 1979 में। कौन सी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, है ना। इन्हें अपॉइंट किया था। कौन सा जो उसका जांच करने के लिए किसको जांच करना था? बैकवर्ड क्लासेस को जांच करना था कि बैकवर्ड क्लासेस का क्या सिचुएशन है। चेयरमैन का नाम क्या था इस कमीशन के? बीपी मंडल। क्या नाम था? बीपी मंडल। ओके, बीपी मंडल नाम था चेयरमैन का। एंड देन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब की? 1918 में सबमिट कर दी। देन क्या हुआ? 3743 कास्ट को आइडेंटिफाई किया। कैसा? ओबीसी कास्ट। ओके, और फिर क्या करता है ये? रिकमेंड क्या करता है? ये रिकमेंड करता है रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर द ओबीसी। ओके, ओबीसी के लिए 27% का जो रिजर्वेशन, जो आज के डेट में ओबीसी को, जो ओबीसी हैं हमारे इंडिया में, उनको जो 27% रिजर्वेशन मिलता है वो कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे मिलता है? तो बीपी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे मिलता है। और फिर उन्होंने बताया कि फिर टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा अपना एसटी, एससी और ओबीसी को मिला के कितना हो जाएगा? अपना हो जाएगा 50%। और चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि भाई कोई भी आप रिजर्वेशन देंगे लेकिन 50% से ज्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बीपी मंडल ने रिकमेंडेशन तो दे दिया, बट ये अपॉइंट कब होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कब इम्प्लीमेंट होता है, ये इसको देखते हैं। इट वॉज आफ्टर 10 ईयर, है ना। आफ्टर 10 ईयर में क्या होता है? इन 1990 दैट वीपी सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर रिजर्वेशन ऑफ 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर द ओबीसीज। ओके, तो इनके जो ये थे मोरारजी देसाई ने बीपी मंडल कमीशन को अपॉइंट किया कि वो ओबीसी के कंडीशन को बताएं। बीपी मंडल कमीशन ने 1980 में ही ये रिकमेंड कर दिया था कि भाई 27% आरक्षण दीजिए आप ओबीसी को। लेकिन आरक्षण मिला कब से? आरक्षण मिला 1990 से। कब से? 1990 से। 1980 में रिकमेंडेशन दिया था, 10 साल बाद 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई अब से रिजर्वेशन दिया जाएगा 27% गवर्नमेंट जॉब में। किसको? ओबीसी को। ओके, अगेन इन 1991 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 चेंजेस। फिर 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आ गई। पीएम कौन बन गए? नरसिम्हा राव बन गए। क्या उन्होंने 2 चेंज को इंट्रोड्यूस किया अपने ओबीसी के रिजर्वेशन में? क्या? प्रेफरेंस टू द पुअरर सेक्शन among the OBC in 27% quota, that is adoption in the economic criteria
इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन, एंड दूसरा चेंज क्या किया कि रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% फॉर ऑफ जॉब इन पुअरर इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन फॉर हायर कास्ट हु आर नॉट कवर्ड बाई एनी एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन। ओके, तो बेसिकली यही है कि जो अपने नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब आई, उन्होंने ओबीसी के 27% रिजर्वेशन में दो चेंज को इंट्रोड्यूस किया। तो पहला तो चेंज ये था कि उन्होंने प्रेफरेंस दिया पुअरर सेक्शन को, जो ओबीसी के पुअरर सेक्शन थे उनको प्रेफरेंस दिया कि भाई 27% जो कोटा है वो ओबीसी के पुअरर सेक्शन को मिलना चाहिए। और दूसरा कि उन्होंने अडॉप्ट किया एक इकोनॉमिक सॉरी कि और ये पुअरर सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई होंगे, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पे। देन दूसरा जो चेंज किया था वो क्या है कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए, उन्होंने बेसिकली ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की बात कही थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फेमस मंडल केस 1992, फेमस मंडल केस 1992 में क्या होता है, स्कोप एंड एक्सटेंड ऑफ आर्टिकल 16(4), ओके, and which provided for the reservation of job in favor of backward classes has been examined thoroughly by the Supreme Court। ओके, तो बेसिकली ये मंडल केस हो गया 1992 में। और कि जो आर्टिकल 16(4) है उसका क्या स्कोप है और क्या एक्सटेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या होता है, दाउ सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट। तो जो मंडल केस था ना, अभी देखो अभी का सिनेरियो ये है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अपने एग्जिस्ट करता है अपने सिस्टम में। ओके, बट 1992 में क्या हुआ था कि जब वीपी सिंह गवर्नमेंट, सॉरी, जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई थी, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जब ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया था, ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था, देन मंडल केस हो गया था 1992 का। और फिर उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये जो तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए, इसको हम करते हैं रिजेक्ट। क्या करते हैं, रिजेक्ट। एंड it upheld the constitutional validity of 27% reservation for OBC with certain condition। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, उसको कुछ कंडीशन पे अपहेल्ड कर दिया। कंडीशन क्या थी, द एडवांस सेक्शन अमोंग द ओबीसी, द क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन। तो बेसिकली वही बात है जो हमने ऊपर ओबीसी के कॉन्टेस्ट में पढ़ के आया है ना, कि ओबीसी को क्रीमी लेयर से, फिर क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया, फिर ये सारी बातें कही गई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंडल कमीशन 1992 में ये सारी बातें कही गई कि नहीं भाई क्रीमी लेयर को तो नहीं रखा जाएगा, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, ये एक कंडीशन था। कि आपकी एंट्री तो बेशक ही हो सकती है, बट जो अब आपका प्रमोशन भी इसी आधार पर नहीं होने लगेगा कि आप रिजर्व कोटा से हैं। देन टोटल रिजर्वेशन कोटा शुड नॉट एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन द सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, की टोटल जो रिजर्वेशन कोटा है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन अगर नहीं आ जाता है। एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल भी होना चाहिए इन केस ऑफ अनफिल्ड ब्लॉकेज वैकेंसी इन वैलिड, बट इट शुड नॉट वॉयलेट 50% रूल, है ना, कि कैरी फॉरवर्ड का रूल भी होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड का रूल बहुत ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी में ना जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो फिर बहुत हालत उनकी खराब हो जाती है। ये जो कैरी फॉरवर्ड का रूल होता है इसके लिए, कि जनरल कैटेगरी में क्या होता है कि भाई अब आप मान लो कि कैरी फॉरवर्ड का रूल, मैं एग्जामिनेशन के हिसाब से बता रही हूँ, है ना, कि कोई भी एग्जाम में जब आप एग्जाम देते हैं किसी भी पोस्टिंग के लिए, तो क्या होता है, पहले तो रिजर्वेशन दे दिया गया है अदर कैटेगरी को, कि भाई 27% ओबीसी को दे दिया गया है, कुछ परसेंट 10% समथिंग एससी, एंड 15% समथिंग दे दिया गया है, 15 या जितना भी परसेंट दे दिया गया है ओबीसी को, है ना, और 10% अभी ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया गया है। अब जो कोर जनरल बचा है, कोर जनरल कैटेगरी बचा है, मान लो कि कोई एग्जाम गया, कोई एग्जाम हुआ, अब उसका कट ऑफ आ गया 100, मान लो 100 का है, कट ऑफ चला गया 80,
तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारे जो ओबीसी हैं वो सब एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन हुई है, बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड है, और वो क्रीमी लेयर में वो फिर क्या एक्सक्लूड भी नहीं हो पाए हैं। कुछ एसटी एससी के भी बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट है, और उन्होंने जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर दिया। ऐसा तो नहीं है कि भाई सबको जिसको रिजर्वेशन चाहिए चाहिए, वो अच्छी चीज है, बट अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्रॉस कर दिया अपना जनरल कैटेगरी को भी, कि जनरल कैटेगरी को भी हम उनके भी कट ऑफ पे चले गए, तो उनका सिलेक्शन फिर जनरल कैटेगरी से हो जाता है। फिर जो 27% रिजर्वेशन के लिए जितनी सीट रखी रहती है वो तो बची है, बट जनरल कैटेगरी की सीटें भी फुलफिल हो जाती है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि जो सीटें बच जाती हैं ओबीसी और वगैरह में की सीट में, कि नहीं नहीं ये इनको नहीं, मतलब ये इतनी वैकेंसी खाली रहेगी, क्यों, क्योंकि वो जो वैकेंसियां लेनी थी वो जनरल में चली गई, है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई अब उनको वो जो बची हुई सीट है वो अगली वैकेंसी में ऐड की जाती है, तो फिर यही साइकिल चलता रहता है, कैरी फॉरवर्ड रूल है जो वो चलता रहता है। ओके, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत स्पष्ट तरीके से अगर मैं इस पे बोलूंगी तो हो सकता है कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाए, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो आप समझदार हैं, आप इतने अच्छे पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो कैरी फॉरवर्ड का रूल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये माना जाएगा बेसिकली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। A permanent statutory body should be established to examine complaint of ओवर इंक्लूसिव और अंडर इंक्लूसिव इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को एस्टेब्लिश करना चाहिए कि एग्जामिन करने के लिए कि क्या कंप्लेंट है भाई ओवर इंक्लूसिव है अंडर इंक्लूसिव के सिचुएशन में। ओके, उसके बाद यही है कि विथ रिगार्ड टू द अबव रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग एक्शन, है ना, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 4-5 सजेशन दिए थे, कि क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना चाहिए आपको, देन नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया था, टोटल रिजर्वेशन कोटा नॉट शुड बी एक्सीडेड इन 50%, कैरी फॉरवर्ड का रूल दिया था कि एक कैरी फॉरवर्ड का रूल भी होना चाहिए, और एक स्टेटरी बॉडी के इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविजन बनाया था कि जो एग्जामिन करे इन सब चीज़ों को आगे। तो इसको ये सारे सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसको ध्यान में रखते हुए अपने गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया उसको देखते हैं। राम नंदन कमिटी को अपॉइंट किया गया, आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर, ओके, अमोंग द ओबीसीज। तो राम नंदन कमिटी किससे रिलेटेड है? आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर इन अमोंग द ओबीसी, ओबीसी में क्रीमी, ओबीसी के बीच में जो क्रीमी लेयर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रामनंदन कमेटी को अपॉइंट किया गया। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? 1993 में, 1992 में केस चल गया, है ना, 93 में अपना रामनंदन कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी अपनी कि भाई ये हिसाब है। उसके बाद क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद रामनंदन कमेटी के रिपोर्ट के बाद क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की एनसीबीसी को एस्टेब्लिश किया गया कब? 1993 में, एक एक्ट पार्लियामेंट में एक एक्ट के द्वारा। इट मैंडेट वाज टू एग्जामिन कंप्लेंट टू अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ any class of citizen in the list of backward class for the purpose of job reservation। okay, तो बेसिकली यही है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो कि 1993 में स्टेब्लिश किया गया था, इसको ये मैंडेट कर दिया गया कि भाई आप एग्जामिन करिए कि क्या सिचुएशन है, क्या किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, कौन इसमें अपॉइंट किया जा सकता है, कौन नहीं किया जा सकता है, और पूरा सिनेरियो क्या बनाया जा सकता है। बेसिकली यही है कि जो ओबीसी, कौन सा कास्ट को ओबीसी में रखा जाएगा और उसका रिजर्वेशन का प्रोसेस कैसा होगा, ये पूरा क्लियरिफाई करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है कि लेटर, बाद में क्या होता है, 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2018 conferred the constitutional status on the commission and also enlarged its function। okay, for this purpose amendment inserted a new article 338b in the constitution।
कि 102 अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 का है, 2018 में 102 अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस कमीशन को इलाज करता है और इसके फंक्शन को और जो कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, एंड इसके फंक्शन को, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इसके फंक्शन को और इनलार्ज करता है। और एक अमेंडमेंट फॉर दिस पर्पज, अमेंडमेंट, ये जो 102 अमेंडमेंट था वो एक नए आर्टिकल 338 बी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। in order to nullify the ruling with regard to the reservation in promotion, 77th Amendment Act was enacted in 1995. It added a new provision in the Article 16 that empowered the state to provide for the reservation in promotion in any service under the state in favor of the ST/SC that are not adequate represented in the state service. Again, the 85th Amendment Act 2001 provided for the consequential seniority in the case of the promotion by the virtue of rule of reservation for the government servant belonging to ST/SC with retrospective effect from June 1995। तो बेसिकली यही बात है कि 77 अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया 1995 में, कि ऐड किया गया एक नया प्रोविजन आर्टिकल 16 में, कि वो एम्पावर करता है स्टेट को कि वो प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ओके, प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द ST/SC दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। बेसिकली यही बात है। एंड देन द आर्टिकल 85 अमेंड करता है, अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया, जो कि प्रोवाइड करता है consequential security in the case of the promotion by the virtue of rule reservation। तो बेसिकली यही बात है कि 77 अमेंडमेंट एक्ट जो इनेक्ट हुआ था 1995 में, वो कि आर्टिकल 16 में को एम्पावर कर देता है कि भाई स्टेट अगर चाहे तो प्रमोशन में भी अपना रिजर्वेशन दे सकती है। देखो, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बातें मैं कर रही हूँ। बाकी अमेंडमेंट जब हम देखेंगे कि कितने अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, तो कुछ फैक्चुअल चीजें हम देख लेंगे। बाकी ये चीजें क्या है, हमारे आंसर राइटिंग में भी ना तो इतनी मदद कर सकती हैं और ना तो हमें ये अननेसेसरी चीजें इतनी पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि पढ़ने के लिए जब हम नॉनसेंस से इतना पढ़ लेंगे, नॉनसेंस तो नहीं कह सकती हूँ, बट मतलब गैर जरूरी चीज अगर मैं इतना पढ़ लूं, अगर हम इतना पढ़ लें, तो फिर जरूरी चीज हम कब पढ़ेंगे भाई? वही बात है ना। चलो, फिर यहाँ पे देखो, रिजर्वेशन फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की फिर वही बात कही गई। इसको हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन में भी पढ़ के आए हैं। एक बार आप लोग इस पॉइंट को रीड कर लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ समझने के लिए ऐसा है नहीं, मैंने जो भी जरूरी पॉइंट थे वो मैंने समझा दिए। ये वही बात है जो हम 3 बार से ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना ही पढ़ने की जरूरत है। बाकी बहुत इसमें अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी बात को रिपीट किया गया है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी के 4 पॉइंट पे, एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल टाइम आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में भी इसके कुछ पॉइंट आते हैं। तो चलिए, हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक देख लिया है कि आर्टिकल 16 की जो हमें अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलती है, वो हमें कैसे मिलती है, और क्या कैसे उस कौन कौन से बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्या क्या उसके एक्सेप्शन है, और जो OBC ST SC EWS को रिजर्वेशन दिया गया है वो कौन से एक्सेप्शन के थ्रू दिया गया है। उसके बाद मंडल कमीशन का क्या रिकमेंडेशन हुआ था, मंडल कमीशन का जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, क्या गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था। ओके, व्हाट द एक्शन टेकन बाय आवर रूलिंग गवर्नमेंट ऑन दैट टाइम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबीड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ओके, तो आर्टिकल जो 17 है वो क्या करता है, वो एबोलिश करता है, समाप्त करता है अनटचेबिलिटी को, और फॉरबीड करता है इसकी प्रैक्टिस को किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। आगे चलते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ एनी disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in
accordance with law. Enforcement of any disability arising out of untouchability, है ना, कि कोई भी डिसेबिलिटी जो होती है, जो अराइज होती है अनटचेबिलिटी से कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी जो कि इन्फोर्स की जाती है, कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी जो कि अराइज होती है अपने अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस से, वो पनिशेबल ऑफेंस है। क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, अकॉर्डेंस विथ लॉ। उसके बाद क्या होता है 1979 में, क्या होता है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 हैज बीन comprehensively amended and renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 to enlarge the scope and make penal provision more strength. Okay, तो बेसिकली यही है कि 1979 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को कंप्रीहेंसिवली अमेंड किया गया एंड उसको रीनेम कर दिया गया। कैसा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में, 1955 को कि भाई वो इनलार्ज करे स्कोप और ऐसा एक प्रोविजन बनाए जो कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्ट डिफाइंस सिविल राइट एज एनी राइट occurring to the person by reason of the abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution. Act identifies civil right as an right occurring to a person. Okay, कि एक्ट आइडेंटिफाई करता है कि सिविल राइट एक ऐसा राइट है जो कि कोई भी पर्सन अकर करता है बाय रीजन ऑफ द एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की आर्टिकल 17 के हिसाब से कोई भी जो अनटचेबिलिटी का प्रोविजन है वो उस प्रोविजन ये हमारे सिविल राइट को प्रोहिबिट करता है कि प्रोहिबिट नहीं करता है। अनटचेबिलिटी का जो मतलब प्रोविजन बनाया गया है कि एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल 17 में बनाया गया है वो हमारा सिविल राइट के तरीके से बताया गया है। ओके, एक्ट आइडेंटिफाई, एक्ट कौन सा एक्ट? ये जो अपना अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 है वो एक्ट आइडेंटिफाई सिविल राइट एज राइट अकरिंग टू अ पर्सन, कि सिविल राइट एक ऐसा राइट है जो एक पर्सन अकर करता है बाई रीजन ऑफ द एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जो है एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है वो ठीक है, हम समझ गए कि क्या बात इसमें। देखिए यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर। यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी मायने रखता है। ये वाला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट एज सच इसका कोई इतना ज्यादा महत्व है नहीं, मतलब समझने के लिए है। बट चलिए आगे देखते हैं। टर्म जो अनटचेबिलिटी है हैज नॉट बीन, देखिए वे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये पॉइंट है जो कि फंसाता है। क्या है? टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। अनटचेबिलिटी की बात तो बड़ी कर ली हमने, बट जो टर्म है अनटचेबिलिटी की, अनटचेबिलिटी किस चीज को माना जाएगा वो कहीं पे डिफाइन है ही नहीं, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है एंड ना ही किसी एक्ट में डिफाइन है। बट हाउएवर मैसूर हाईकोर्ट हेल्ड दैट, मैसूर हाईकोर्ट ने बोला कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और grammatical sense, but the practice as it had developed historically in the country. Okay, तो जो मैसूर हाईकोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 17 में जिस अनटचेबिलिटी की हम बात करते हैं वो उसका वो मीनिंग नहीं है जो उसका लिटरली मीनिंग है या ग्रामेटिकल मीनिंग है, बट वो इस सेंस में मेजर किया जाएगा कि जो प्रैक्टिस हमारे डेवलप हुई है हिस्टोरिकली हमारी कंट्री में, कि हमारे कंट्री में तो भाई अनटचेबिलिटी का एक नेक्स्ट लेवल रहा है ना, कि इसके वजह से कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और चीजें हुई हैं, कितना क्या इनह्यूमन बिहेव हुआ है लोगों के साथ। तो वो बताया है कि अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि जो अछूत शब्द बोल दिया गया है कि आप कहीं से भी अनटचेबिलिटी उठाएं और चल दिए कोर्ट में कि भाई हमारा तो हो गया फंडामेंटल वायलेट, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो हमारी हिस्टोरिकल, जो हमारी कंट्री की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस के लिए, जो प्रैक्टिस होती थी उसको ये मेजर करता है। आगे देखते हैं। इट रेफर टू
the social disability imposed on certain class of person by reason of their birth in certain caste. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यही समझने वाली बात है कि जो मैसूर हाई कोर्ट ने ना जो बोला था वो क्या बोला कि जो आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की बात कही गई है, जो आर्टिकल 17 में, एक सेकेंड, जो आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की बात कही गई है वो क्या रेफर करती है, वो रेफर करती है सोशल डिसेबिलिटी जो कि इम्पोज हुई थी सर्टेन क्लासेस के लोगों पे, किस रीजन की वजह से कि बाय देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। जो बेसिकली देखो मेन पॉइंट ये है कि जो सर्टेन कास्ट में पैदा हुए लोगों पे जो इम्पोज किया जाता था अनटचेबिलिटी को, उसको रेफर करता है हमारे आर्टिकल 17 का अनटचेबिलिटी। ओके, उसको रेफर करता है बेसिकली, क्योंकि ये डिस्क्राइब नहीं है तो इसका इन फ्यूचर कुछ भी आइडेंटिफिकेशन कुछ भी बन सकता है। और आप बहुत सारे ग्राउंड पे कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमारे तो जैसे सबरीमाला मंदिर का केस हो गया है ना, अब उसमें तो किसी जाति विशेष की बात थी नहीं, उसमें तो जेंडर की बात थी कि भाई जो महिलाओं को है वो मतलब इस एज से इस एज तक कुछ पर्टिकुलर एज के बाद हम मंदिर में नहीं जाने देंगे। बट उसमें उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट भी आ गया, चीजें हो गई। तो वो तो अब वो कौन से बेस पे हुआ, क्या वो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 को वायलेट करता था, या वो जो हमारा आर्टिकल 19 है कि हमें हर जगह जाने की सुविधा है, हर जगह जाने की हमें प्रिविलेज मिलता है, हम आर्टिकल 19, या हमारा जो प्रियम्बल का पॉइंट है, हालांकि प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन फिर भी कि प्रियम्बल का कि हमें वर्शिप करने का जो अथॉरिटी देता है, या कि हमारे आर्टिकल 29 को वायलेट करता है जिसमें कि आर्टिकल 29 में हमें बहुत सारे आर्टिकल 21 में हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं कि भाई हम जिसकी मर्जी पूजा कर सके, जिसकी मर्जी आराधना कर सकते हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं, है ना। तो वो चीज है कि वो किस ग्राउंड पे आप चीजें लड़ सकते हैं। बट जो मैसूर हाई कोर्ट ने बोला था वो यही बोला था कि जो अनटचेबिलिटी टर्म है वो रेफर करता है एक सोशल डिसेबिलिटी को जो इम्पोज किया गया था सर्टेन क्लास पे, कुछ ऐसे क्लासेस पे जो कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए थे उस रीजन के आधार पे। आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बायकॉट of a few individuals or their inclusion from religious services। ओके, कि तो ये जो है ना, ये जो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है वो नहीं कवर करता है, क्या नहीं कवर करता है, सोशल बायकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कि सोशल बायकॉट अगर किसी इंडिविजुअल का किया जाए तो वो आर्टिकल 17 उसको कवर नहीं करता है ना। बेसिकली बात ये, अब कोई इंसान है ना, कोई मान लो एक इंसान है भाई, अब उसने समाज में कुछ ऐसे दुष्कर्म कर दिए या समाज में कुछ ऐसी चीजें कर दी, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस कर दिए जो कि उस समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो कोई भी कानून बना है ना तो कानून लोगों से ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून लोगों के लिए ही बना है। आप किसी टेरिटरी के लिए कानून नहीं बना सकते, वहां पे जो हर एक सिंगल इंडिविजुअल रह रहा है, वहां पे जो एक कम्युनिटी रह रही है, एक सोसाइटी रह रही है, आप उस पे ही अपने कानून जो ह्यूमंस के लिए बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई बैरन आइलैंड है आप जाके उस पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दोगे तो वो फिर वहां पे हिसाब नहीं हो पाएगा ना सही से। तो वो चीज है कि जो हमारा अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब वो सोशल बायकॉट को कवर नहीं करता है फ्यू इंडिविजुअल्स, कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं। अब जैसे जैसे कोई ऐसा इंसान है, मान लो एक सोसाइटी, जस्ट सपोज कि एक ऐसी सोसाइटी है जहां पे एक ऐसा इंसान है जिसने इनह्यूमन बिहेव कर दिया, कि या इनह्यूमन चलो इसको तो मत ही कर लो, मान लो एक ऐसा इंसान है जो कि बार बार कहीं पे चोरियां कर रहा है, या किसी छोटी बच्ची के बहुत सारे को मोलेस्ट कर रहा है, स्कूल में कोई ऐसा टीचर है जो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है ना, या कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती है जो कि हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कि एक देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन का अलग दायरा है और एक जो बेस पे समाज जो रहता है ना
उसका एक अलग दायरा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट तो बहुत सारे लॉ बना देती है ना? अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अदर कास्ट मैरिजेस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे क्या जजमेंट दिए हैं, बहुत सारे वो दिए हैं। और अपनी पार्लियामेंट ने भी बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, ये वो सारी चीजें हैं। बट वास्तविकता में अगर आप किसी भी, मैं तो कह रही हूँ किसी भी स्टेट में अगर आप रह रहे हैं और उस स्टेट के किसी बहुत शहर में न रह के आप थोड़ा सा रूरल एरिया से थोड़े से टच है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि बहुत एकदम खास देहात में आप रह रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से भी रूरल एरिया के टच में हैं, तो वहाँ की सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है इन सब चीजों को, है ना? बहुत, या कोई बहुत मतलब हाई फाई स्टेट के, हाई फाई शहर के लोग, जैसे बेंगलोर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना? अब मुझे तो यार ये हाई फाई कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। अब जो हो मतलब जो एक इमेजिन जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि ये वो पैंट वैंट टांग के सब चल रहे हैं, पर्स वर्स लेके, चश्मा जो भी करके सब चलते हैं। अब आप वो कुछ मिनी डेवलप शहर में चले गए, है ना? मिनी डेवलप शहर में जैसे हमारा बनारस हो गया, हमारा मथुरा हो गया, और या तो हमारा ये हो गया हरिद्वार हो गया, है ना? या कि मान लो मेरठ हो गया। कुछ ऐसे मिनी डेवलप एरिया हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, बट उनका टच गाँव से बहुत ज़्यादा है। पंजाब के बहुत सारे शहर हैं, है ना? बिहार हो गया, अपना आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, मतलब कुछ ऐसे। अब जैसे बैंगलोर है तो वो फिर हायर डेवलप है, बट कर्नाटका में और भी तो बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जो कि मिनी डेवलप होंगे, या जो गाँव से टच में रह रहे होंगे। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें कि इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना ज़्यादा उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे सोशल बायकॉट का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, तो ये आप इसको अनटचेबिलिटी के आधार पे नहीं जा सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि ये इसको कवर नहीं करता है। और क्या कवर नहीं करता है? देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। ओके, कि रिलीजियस सर्विसेज के एक्सक्लूजन को भी ये कवर नहीं करता है अपना अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17। ओके, तो बेसिकली बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 17 का कोई भी डेफिनेशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ना तो किसी एक्ट में है, ना आर्टिकल 17 में है। बट मैसूर हाई कोर्ट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि भाई अनटचेबिलिटी को हम ऐसे मानते हैं कि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि हिस्टोरिकली टाइम से किए जा रहे थे इंडिया में, कुछ ऐसे लोगों पे थोपे जा रहे थे जो कुछ सर्टेन के कास्ट में पैदा हो गए हैं, उनको कवर करता है आर्टिकल 17, ना कि किसी भी बेस पे आप नहीं चले जा सकते हैं, है ना? आगे, अब जैसे पता नहीं आप लोगों के साइड में ये कल्चर है कि नहीं, बट जो आप अगर ईस्टर्न यूपी बिहार के एरिया में जाएंगे, तो वहां पे जब किसी की शादी होती है ना, तो एक वो होता है कि कुछ ऐसे उसके ससुराल पर्सन कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो भी बोले जाते हैं कि कहीं पे होता है ना कि अब आप क्या उसको बोलते हैं, जो लड़के का बड़ा भाई होता है उसको, अब वो जो लड़के की एक लड़का है, उसकी वाइफ है और लड़के का बड़ा भाई है ना? उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर वो उसको टच नहीं कर सकती, वो उसको पानी नहीं दे सकती, वो उसको मतलब दोनों टच नहीं कर सकते एकदम। तो अब आप इस बेस पे अनटचेबिलिटी पे नहीं जा सकते। जैसे अब कुछ और एरिया है, जैसे वेस्टर्न यूपी का एरिया है, तो उसमें लड़कियों से पैर नहीं छुआते कि भाई लड़की पैर छू के प्रणाम नहीं करेगी। तो अब आप उसको अनटचेबिलिटी नहीं मान लेंगे कि भाई हमको तो पैर नहीं छुला रहे हैं, चलो हमारी अनटचेबिलिटी हो गया, हमारा हो गया फंडामेंटल राइट वायलेट, है ना? तो ये सब चीजें नहीं, अनटचेबिलिटी देखो, जब हम कोई सेंसिटिव टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो फिर उसका एक सेंसिटिव डेफिनेशन भी होता है। अब हम हर चीज को मजाक में नहीं बोल सकते कि अरे आर्टिकल 17 हमारा वायलेट हो गया चलो। अब जैसे कुछ ऐसे होता है कि कोई गर्ल्स है तो उसका मंथ में एक ऐसा टाइम चलता है जिसमें कि बहुत सारे घरों में उसको कुछ कुछ चीजों को छूने से मना किया जाता है। बहुत सारे रूरल एरिया में तो ये है कि बहुओं को, जो बहुएं होती हैं उस घर की, उनको किचन में जाने तक से मना कर दिया जाता है। बहुत सारी तो कई कितनी सारी शॉर्ट स्टोरीज बनी हुई हैं, आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे अगर टाइम मिले पढ़ने के अलावा कभी, तो
कि इस पे बनाया गया है कि उनको एक अलग अपनी क्या मेन जहाँ पे उनका रेजिडेंस मेन गांव या मेन रहने का जगह था, उससे अलग उन फीमेल्स को भेज दिया जाता है हफ्ते वगैरह के लिए कि भाई आप हफ्ते भर उधर ही रहो। फिर उसका तो एक अलग केस है, बट वो सब बेसिस पे ना अनटचेबिलिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते। देखो उसके कुछ बहुत बेकार कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूएल उसके परिणाम आते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट अगर आप आर्टिकल 17 से अटैच करके देखना चाहते हैं तो वो वहां पे अटैच नहीं होता है। मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम ले लिया इसको बताने में और इसको डिस्क्राइब करने में, बट एक बार क्या हमें समझना जरूरी है कि अनटचेबिलिटी बेसिकली प्रोविजन है क्या, और अनटचेबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अनटचेबिलिटी को हम कैसे बताते हैं, कैसे समझेंगे, क्योंकि ये एक ना बहुत सेंसिटिव मैटर है कि पता चला हमें पता तो है नहीं, हम हमें जहां प्रोहिबिट किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां तो हम अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, जहां नहीं प्रोहिबिट किया है, जहां नहीं वो प्रोविजन कवर हो रहा है, हम वहां अनटचेबिलिटी का झंडा लहरा रहे हैं, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि यहाँ पे बेसिकली बात हो किस चीज की रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स and it is constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that the right not violated। ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल जो 17 है वो ये अवेलेबल होता है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर डिस्क्रिमिनेट करता है, स्टेट तो कर रहा है कि स्टेट तो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट तो होगा, बट अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए भी प्रोविजन है, उसको भी स्टेट कुछ ऐसे मेजर एक्शन ले सकती है इसके आर्टिकल 17 के वायलेशन के लिए। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 एबोलिएशन ऑफ टाइटल। एबोलिएशन ऑफ टाइटल का क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। आर्टिकल 17 एबोलिश टाइटल एंड मेक 4 प्रोविजन इन दैट रिगार्ड। तो आर्टिकल जो 18 है वो क्या एबोलिश करता है कि वो टाइटल को एबोलिश करता है कि कोई भी इंसान टाइटल नहीं ले सकता। जैसे लोग ले लेते थे ना राजा धीराज महाराजा ये वो पता नहीं क्या महाराजा प्रताप क्या बोलते हैं उन सबको, जो चंद्रगुप्त मौर्य और राजा भोज वगैरह लोग लेते थे बहुत सारे टाइटल। फिर कनिष्क वगैरह राजा लोग लेने लगे, उसके बाद लोग खुद ही अपने आप को नाम देने लगे, कुंवर सिंह तो पता नहीं क्या क्या, है ना। खैर ये एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है बट टाइटल को एबॉलिश करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। इसके रिगार्ड में 4 प्रोविजन बनाया है, चलिए देखते हैं प्रोविजन क्या है। इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कॉन्फेरिंग एनी टाइटल की आर्टिकल जो 18 है हमारा वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी टाइटल को कन्फेर नहीं करेगा एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, कि मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़ के ऑन एनी बॉडी वेदर द सिटीजन और द एलियन, कि आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो कोई भी टाइटल को कन्फेर नहीं करेगा किसी भी पर्सन और किसी भी सिटीजन और किसी भी एलियन या किसी भी फॉरेनर के लिए एक्सेप्ट कि मिलिट्री और एकेडमी में। ओके नेक्स्ट क्या है। इट प्रोहिबिट अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कि जो आर्टिकल 18 है वो प्रोहिबिट करता है भारत के लोगों को कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से। आगे क्या है। अ फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस, अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president, कि अगर कोई फॉरेनर है जो होल्ड करता है भारत का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी अदर फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट अपने प्रेसिडेंट के कंसेंट के। 4 पॉइंट क्या है। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट emolument or office from or under any foreign state without the consent of president। ओके तो बेसिकली कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ, कि कोई भी सिटीजन और कोई भी फॉरेनर वही है कि टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। बेसिकली जो आर्टिकल 18 है ना वो यही बताता है कि भाई टाइटल नहीं ले सकते हो अगर तुम इंडिया में किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल हो इंडियन स्टेट के द्वारा,
या तो कि तुम सिटीजन हो, अगर सिटीजन हो तब तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो। एक्सेप्ट ये एक्सेप्ट वाला और एक्सेप्शन वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन फंसाता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में तो क्या स्टेट स्टेट क्वेश्चन आते हैं, बट जब क्वेश्चन मॉड्यूलर आते हैं ना, तो ये एक्सेप्शन और एक्सेप्ट वाले पॉइंट ही वो लिखता है, और फिर हम ये छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं और हमारा आंसर हो जाता है गलत। कि मिलिट्री और एकेडमी में तो आप टाइटल दे सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं और किसी भी सिटीजन और फॉरेनर को टाइटल नहीं दे सकते। अब ऐसा नहीं कि कोई स्टेट बोल दिया कि भाई हम जैसे अब सचिन तेंदुलकर हैं, पब्लिक बॉडी है इसलिए नाम ले रही हूँ। अब सचिन तेंदुलकर हैं, भारत रत्न है, बहुत सम्मानित आदमी है ना, देश का बहुत नाम रोशन किया उन्होंने। तो अब कोई भी स्टेट, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं शायद, जहां तक मैं जानती हूँ, हालांकि मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है इन सब चीजों में, बट जहां तक मैं समझ पाई हूँ कि भारत रत्न है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा जानकारी रखनी पड़ती है। तो अब उनको महाराष्ट्र स्टेट ने बोल दिया कि भाई हम सचिन तेंदुलकर को क्या क्रिकेट का देवता बोल देते हैं, तो वो सब फर्जी चीजें नहीं होंगी, है ना, कि क्रिकेट का देवता और ये सब चीजें। अब जैसे शाहरुख खान है, उनको बहुत लोग क्या बोलते हैं, किंग खान बोल दिए, तो वो इंडिविजुअल है, आप बोल सकते हैं, आप मतलब ये सब चीजें कर सकते हैं, बट अब इसको आप वो टाइटल के तरीके नहीं लिख सकते हैं कि आई एम अ शाहरुख खान एज अ किंग खान। ये सब प्रोविजन डिस्क्रिमिनेट, मैं देखो बहुत लेमैन की लैंग्वेज में समझा रही हूँ आप लोगों को, कि आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि जब फिर अभी आप यहाँ से पढ़ के चले गए, बट आप एक्चुअल वर्ड में देखेंगे कि अरे यार ये सब चीजें तो हो ही रही हैं, और फिर आपको उन दोनों का डिफरेंस नहीं पता रहेगा, तो ना आपको इसका मतलब समझ में आने वाला है, ना आपको उसका मतलब समझ में आने वाला है ना। तो मैं थोड़ा सा पब्लिक बॉडी, पब्लिक फिगर को लेके इसलिए समझाती हूँ कि थोड़ा सा चीजें इजी तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों को। बाकी मेरा किसी से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, और ना तो मेरा कुछ ऐसा किसी को कुछ हर्ट करना है। जो जिसको प्यार करता है उसको टाइटल दे, जो मर्जी करे। मैं तो ना स्टेट हूँ, ना कोई वो हूँ कि भाई आप लोगों पे कुछ भी प्रोहिबिट कर सकती हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टेट प्रोहिबिट कर देता है, आगे क्या बताता है ये फिर, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट, कि ये जब सारे चारों पॉइंट हमने पढ़ लिए तो ये क्लियर हो जाता है कि हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर एटसेट्रा विच वर कन्फेयर्ड बाय द colonial state are बैंडेड बाय आर्टिकल 18, है ना। बेसिकली मैं यही समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रही थी कि जो हेरिडेटरी टाइटल्स थे, लाइक राय बहादुर, महाराजा धीराज, महाराजा पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़े बड़े सब टाइटल रहते थे ना, राय साहब, दीवान साहब, ये साहब, वो साहब, नवाब साहब, कौन से साहब, ये सारे टाइटल रहते थे। तो ये कॉलोनियल स्टेट को कन्फेयर करते थे, जो कि बैन करता है अपना आर्टिकल 18 बैन करता है। ओके, एज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस। क्यों बैन करता है, क्योंकि ये सब अगेंस्ट है किसके, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, कि ये जो अपने इंडिया का प्रिंसिपल है एक इक्वालिटी का, उसको ये वॉयलेट करता है टाइटल का प्रोविजन। ओके, आगे चलते हैं। इन 1996 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड the constitutional validity of national award भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री. It ruled that these awards do not amount to title within the meaning of Article 18 that prohibit only hereditary title of notably. Okay, कि जो 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ये अवार्ड है ना, नेशनल अवार्ड जो है, भारत रत्न हो गया अपना, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, है ना, ये सब जो है ये कोई टाइटल नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है जो कि आर्टिकल 18 के अंडर आते हैं। आर्टिकल 18 किसको प्रोहिबिट करता है, सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल को प्रोहिबिट करता है, सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल को प्रोहिबिट करता है, कि जो मतलब चले आ रहे हैं, कि उनके पापा लिए, फिर उनके दादाजी लिए, उनके पिताश्री लिए, फिर उनके पुत्र लिए, फिर उनके पुत्र लिए, ये सारी चीजों को प्रोहिबिट करता है बेसिकली। तो देखो आर्टिकल 18 जो अपना भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्मश्री,
पद्म भूषण और ये सारी चीजें हैं वो इसको प्रोहिबिट करता है अपना आर्टिकल 18। तो अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, तो फिर ये क्या पॉइंट है कि फॉरेनर बिलोंगिंग टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेटस विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। कि जो फॉरेनर है भाई, अब उसके तो वो तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रह रहा है मान लो इंडिया के, अब उसके कौन सा हेरिडेटरी टाइटल मिल रहा है कि उसको इतना कंसेंट लेने की जरूरत पड़ रही है प्रेसिडेंट की। तो बेसिकली ये बात बताई गई है कि अगर आप कोई फॉरेनर हैं या इंडियन सिटीजन भी हैं, तो आप अगर जाके कहीं पे कुछ अपना टाइटल ले रहे हैं, तो आपको एक बार एक कंसेंट चाहिए। हालांकि ज्यादातर बार यही होता है कि प्रेसिडेंट वो कंसेंट दे देते हैं, लेकिन ये एक प्रोविजन बनाया गया है और बहुत इस पे डीप और एलोबरेटेड वो डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जहां जितनी बात लिखी गई है उतना समझ के हम आगे बढ़े तो वो ज्यादा बेहतर है। अभी बहुत डीप में जाएंगे तो फिर 1 घंटे की डिस्कशन यहाँ पे भी हो जाएगी, फिर क्या हमारी क्लास हो जाएगी छोटी और बकवास हो जाएगी ज्यादा, है ना। तो वो हम नहीं करते हैं, हम क्या वैल्यूएबल चीजें पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मतलब है भाई सिलेक्शन से, है ना। बहुत अपना ऐसा नहीं है कि हमें फिर लक्ष्मीकांत के बुक पे ही पीएचडी कर लेनी है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो बेसिकली यही सब बताया गया है कि भाई भारत रत्न और ये सब। तो क्वेश्चन देखो ऐसे आ जाता है कि क्या भारत रत्न और पद्मश्री पद्म भूषण ये सब जो सारी चीजें हैं, तो क्या ये पार्ट होती हैं, ये टाइटल में काउंट होती हैं? तो नहीं, ये टाइटल में काउंट नहीं होती हैं। उसके बाद क्या होता है, therefore any are not violated of article 18 as the theory of equality does not mandate that merit should not be recognized. However, it also ruled that they should not be used at suffix or prefix टू द नेम ऑफ अवार्ड। बेसिकली ये बताया गया है कि जो सब ये सारे अवार्ड है ना, भारत रत्न पद्म विभूषण पद्मश्री, ये सारे अवार्ड जो है ना, ये टाइटल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सुफिक्स एंड प्रीफिक्स के तरीके से यूज नहीं होते हैं नाम के आगे या पीछे। अब जैसे लता मंगेशकर जी थी, तो अब ये नहीं बोल दिया जाता था कि भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न, अब वो अपना नाम नहीं लिख देती थी कि भारत रत्न लता मंगेशकर। वो उनको एक अवार्ड मिल गया, वो अच्छी बात है, लेकिन वो बातें वही होती थी कि भाई वो उसको एक टाइटल के तरीके नहीं यूज करती थी, वो एक अवार्ड की तरीके यूज करती थी। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला गया नेशनल अवार्ड्स, दीज आर ऑल ओनली नेशनल अवार्ड, नॉट एनी टाइटल। ओके, आगे क्या है, दीज नेशनल अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। एक नेशनल अवार्ड के बारे में बात कही गई है कि ये 1954 में ये इंस्टीट्यूट किए गए। एंड जनता पार्टी गवर्नमेंट headed by Morarji Desai discontinued them in 1977, but then they were again revived in the 1980 by the इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। की जो नेशनल अवार्ड का प्रोविजन था, प्रोविजन तो क्या ही कह सकते हैं, नेशनल अवार्ड ही रखते हैं। वो इंस्टीट्यूट हुआ, बनाया गया था कब से लाया गया था, 1954 से लाया गया था। फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, और वो नेशनल अवार्ड को डिसकंटिन्यू कर देते हैं 1977 में। देन 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है एंड उसने फिर इसको रिवीव कर दिया नेशनल अवार्ड्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। वन डे एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई नेशनल अवार्ड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। और नेशनल अवार्ड और टाइटल दो अलग अलग चीजें हैं, बस इतना अगर आप दिमाग में रखे रहे ना तो आपका काम हो जाएगा कि नेशनल अवार्ड और टाइटल दो अलग अलग चीजें हैं। और हमारा आर्टिकल 17 नेशनल अवार्ड को प्रोहिबिट नहीं करता है या किसी भी तरीके के अवार्ड को प्रोहिबिट नहीं करता है, वो टाइटल को प्रोहिबिट करता है ना। अब अगर आप कभी आप करंट अफेयर में कहीं देखेंगे कि कोई भी ऐसा है, जैसे पीएम हो गए, हमारे पीएम को बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं, तो आप देखिएगा वहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि इन्होंने इनको ये टाइटल दिया। उन्होंने क्या बोला, हमेशा ये लिखा रहेगा कि इन्होंने इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया, उन्होंने इस अवार्ड से। जैसे अभी अबू धाबी गए थे अपने पीएम, तो वहां पे उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, ना कि किसी टाइटल से सम्मानित किया गया। ओके, तो जहां पे टाइटल की बात आएगी, और अगर कोई इंडियन या कोई ऐसा फॉरेनर है जो इंडियन के स्टेट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बिलोंग करता है, तो वो कभी भी उस अवार्ड को विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट के नहीं एक्सेप्ट करेगा। और ज्यादातर टाइम क्या होता है, वो सारी चीजें उनको अवार्ड के तरीके ही दी जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा कि नहीं। क्या क्या है, हमने 2 पार्ट में अपना आर्टिकल 14 to 18 कवर किया है।
राइट टू इक्वालिटी का, जिसमें कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 एंड 18 आते हैं। अब हम आर्टिकल 19 को नेक्स्ट क्लास में डालते हैं, जिसमें कि हम उसको पूरे अच्छी तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं। और आशा करती हूँ मैंने बहुत समय लेकर और बहुत ही डिटेल में आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा पता है कि नहीं, किसी को इंटरेस्ट है, और अगर आप लोगों को हमारे वीडियो देखने में अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है वो अगर आप लोगों को पसंद है, तो आप लोग उस पर कमेंट करिए। आप लोगों के कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे वीडियो को बना पाएँ और अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। नहीं तो लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत टफ चीज़ नहीं है, और इंटरलिंक करके नहीं बताना, लाइन बाय लाइन एक-एक चीज़ों को बस पढ़ते जाना और उसका हिंदी में मतलब बताते जाना, ये बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।